नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जो बीपीएससी 64th इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, उत्साहित होंगे और अपने जीवन के सपने को पूरा करने की ओर तेजी से अग्रसर होंगे। मेरे साथ यहाँ आस्था आईएएस में जो भी जुड़े हैं, मैं उनके लिए अपने परम आदरणीय शिक्षकों तथा जो भी अधिकारी वर्ग हैं जो बिहार में सेवारत हैं, दिल्ली में भी कुछ लोग हैं, उनके साथ मिलकर के आपके कठिन प्रयास, आपकी तपस्या, आपके सपने उद्देश्य को प्राप्त करने में जो भी हो सकता है अपने अधिकतम प्रयास के साथ अधिकतम कोशिश कर रहे हैं। प्रयास इस बात का कर रहे हैं कि कहीं से कोई कमी न रहने पाए, मुझे भी कोई अफसोस न रहे कि मैंने आपकी सफलता में जो भी हमारे ऊपर विश्वास किया, आस्था आईएएस के प्रमुख समन्वयक के रूप में, इस इंटरव्यू कार्यक्रम के प्रमुख कोऑर्डिनेटर के रूप में जो भी हमारे ऊपर विश्वास किए हैं, मैं उनके विश्वास के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकूं। पीछे जो लगभग 20 दिन से जो यहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं, मॉक इंटरव्यू हुआ है, वे सारे के सारे अब हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं और जिनका छूट गया है वो सब वहाँ से उस क्लास को अपनी सुविधा के अनुसार उसका लाभ ले रहे हैं। मॉक इंटरव्यू जारी है। आज की इस परिचर्चा में के दो भाग हैं मुख्य रूप से। एक भाग जो कि सामान्यतः जो सबकी उत्सुकता का एक विषय है कि भाई डेट क्या है। पिछली बार भी हमने ये चर्चा करी थी, अपने स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसके आधार पर उन्हीं से वो जो पिछली बार हमने बताया था, एक अनुमान लगाया था कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे 7 दिन के अंदर में आपका इंटरव्यू शुरू हो सकता है। जब पटना में स्थिति में सुधार होता है, अनलॉक होता है पटना, अभी तो 15 अगस्त तक का मामला है। कई राज्यों ने जीवन चलाने की शुरुआत कर दी है। दिल्ली में भी अब जैसे कि सूचना मिल रही है कि 1 सितंबर से सारे उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, जो सीनियर बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे, कॉलेजेस खोले जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि कोचिंग भी खुल जाएगा और जब ये सब चीज़ें होंगी तो बीपीएससी के द्वारा अपने जो इंटरव्यू का आयोजन भी किया जाएगा। अब जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार शायद सितंबर फर्स्ट वीक में, लेकिन ये सब अनुमान है, कोई भी अब निश्चितता नहीं है कि 15 अगस्त के बाद बिहार सरकार की क्या घोषणाएं होंगी, बिहार सरकार की क्या अपेक्षाएं होंगी, क्या वो उनके द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, जो गाइडलाइंस होगा उसके अनुरूप, तो उसके बाद ही। लेकिन हमें लग रहा है कि उसके पीछे, उस डेट के पीछे अधिक भागने के बदले अपनी तैयारी के पीछे ज़्यादा भागा जाए तो ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि मैं जो मॉक ले रहा हूँ, अभी तो फर्स्ट राउंड का मॉक चल रहा है, मॉक इंटरव्यू चल रहा है। उसके बाद सेकेंड, थर्ड राउंड हम लोगों ने आस्था आईएएस में 3 मॉक का प्रावधान किया हुआ है। फर्स्ट मॉक, जैसा कि पिछले बार हमने चर्चा किया था अबाउट मॉक के बारे में, जो थर्ड वीडियो था इंटरव्यू के बारे में जो हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, उसमें हमने अबाउट मॉक, हमारा मॉक इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रेटजी होता है, उसकी हमने विस्तार से चर्चा करी थी। जो भी नहीं देखे हैं उसको एक बार देख लेंगे। आस्था आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो शुरू में ही वो आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। इंटरव्यू के बारे में हमने 3 अभी तक वीडियो डाला है, आज ये 4th है। एक हमारी मजबूरी ये हो रही है अभी के टाइम पे कि जो यहाँ पे मुखर्जी नगर के दिल्ली में रहने वाले जो श्रेष्ठ विशेषज्ञ हैं, जो बिहार से जुड़े हुए हैं, विषय विशेषज्ञ सब्जेक्ट वाइज, इन परम आदरणीय शिक्षकों ने जो यहाँ पे हमारे आस्था आईएएस से जुड़े हुए लोगों का मार्गदर्शन किया है, उनका क्लास उनका जो वीडियो है, उनका जो क्लास है वो हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी संस्थाएं हैं, सब काफ़ी बड़े। तो ये हमारे जो यहाँ पे आस्था आईएएस से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए ही क्लास में, लाइव क्लास में रहा है। और प्लस अब मोबीशाला ऐप पर भी अवेलेबल है ये क्लासेज। तो
मॉक इंटरव्यू में जो एक्सपीरियंस आया है उसके अनुसार आज आपके साथ चर्चा करने की इच्छा हुई कि वहाँ पे पीछे 20 दिन में जो हमने मॉक इंटरव्यू, काफ़ी लोगों का मॉक इंटरव्यू, संख्या नहीं बताएंगे, काफ़ी लोगों का मॉक इंटरव्यू कराया, सुबह से लेकर शाम तक 2-2 पैनल बैठा, 2-2 पैनल ने। तो ये सारे से जो मुझे एक कॉमन बातें जो निकल के आई, जो कि मैं अपने लोगों के साथ भी डिस्कस करना चाहता हूँ और प्लस यूट्यूब के माध्यम से उन लोगों से भी डिस्कस करना चाहता हूँ जो किसी कारण से आस्था ये से नहीं जुड़ पाए हैं। मॉक इंटरव्यू में यहीं से एज्यूम करके चलते हैं, जो डेट वाली बात हमने पहले बताई वो अभी भी अनुमान है। अब सेकंड पार्ट में जो आज की चर्चा का मुख्य विषय है कि कुछ प्रश्नों का जवाब कैसे करें, कैसे उस पर मेरा अपना, मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल 100% सही है, वही आप, मेरी बातों में कुछ अच्छाई हो तो उसको ले लेंगे, कुछ खराब हो, आपको लगे कि ये उचित नहीं है तो आप उसको वहीं ड्रॉप कर देंगे, उसको छोड़ देंगे वहीं पे। लेकिन कुछ लगे कि कुछ अच्छाई है तो आप उसको जरूर ग्रहण कर सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोशिश करें कि इंटरव्यू बोर्ड में आप जा करके बीपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में आप उसको उपयोग करें अगर उस तरह के प्रश्न आते हैं तो। यहाँ पर मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ आस्था यस में यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी ऑनलाइन जुड़ते हैं हम लोगों के साथ अभी के टाइम पे। तो इसमें हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे सामने एक कैंडिडेट आते हैं। जब वो आते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनसे पूछा जाता है, वो पूछते हैं मे आई कम इन, हम लोग यस बोलेंगे। बीपीएससी बोर्ड के सामने जाएंगे, दरवाज़ा आप खींचेंगे, आप मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बोलेंगे। बोर्ड के सदस्यों द्वारा, चेयरमैन द्वारा आपको कहा जाएगा कि हाँ अंदर आइए। आप अंदर आकर के उनको धन्यवाद बोलते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे आस्था यस में जो प्रैक्टिसिंग, जो ऑलरेडी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफिसर्स बिहार में, वो जो आकर के यहाँ लाइव क्लास में, तो उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया यहीं पे, ये प्रणाम करने, गुड मॉर्निंग करने, गुड इवनिंग करने को लेकर के बड़े स्मार्ट लोगों ने, कि बिहार में अधिकांश काम हिंदी में होता है और वहाँ की मूल्य परंपराओं के अनुसार होता है। और आज भी जब हम डीएम से मिलने जाते हैं, डीएम के साहब के साथ कोई मीटिंग होती है, जो एसडीएम है उनकी बातें मैं बता रहा हूँ, तो हम वहाँ पे जाकर के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर को नहीं बोलते हैं, हम लोग प्रणाम बोलते हैं, सर प्रणाम। तो मुझे ये थोड़ा सा, ये जैसे हम लोग तो दिल्ली में हैं, मैं दिल्ली से अभी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन बिहार में बड़े स्मार्ट सब जो इंग्लिश मीडियम के अच्छी कंपनी में, जैसे इसके पहले राहुल सिन्हा जी हैं जिनका यूट्यूब में आपने ज़रूर वीडियो देखा होगा, 60-62 बैच के एसडीएम गोपालगंज में। तो वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने बड़ी छोटी छोटी बातें बच्चों के साथ शेयर करी, मैं भी सुन रहा था। तो ऑनलाइन वो बच्चों से जुड़े हुए थे, यहाँ पे जो इंटरव्यू देने वाले लोग थे उनसे जुड़े हुए थे। तो उन्होंने, जबकि वो HL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बेंगलोर के बड़े स्मार्ट इंग्लिश, बेस्ट ऑफ इंग्लिश वाले, तो उन्होंने आकर के सबको कहा कि देखो बिहार में जो अधिकारी तंत्र हैं या जो वहाँ का कल्चर है उसमें नमस्कार या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये सब नहीं चलता है, वहाँ पे प्रणाम चलता है। हम लोग अभी भी जाते हैं डीएम साहब के पास, उन्होंने प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दिया कि हम लोग प्रणाम बोलते हैं कि सर प्रणाम। तो अब यहीं पे जैसे ही आते हैं तो आप वहाँ पे प्रणाम बोलते हैं। अब आप कितने इस बात को यूज टू, हम भी, मैं अपने भी बात करूँ तो मैं अपने जब सीनियर से किसी से बात करता हूँ तो मुझे जब बहुत रिस्पेक्टेड कोई होते हैं तो मैं उनको प्रणाम बोलता हूँ, सर प्रणाम। व्हाट्सएप पे भी मैसेज लिखता हूँ तो उनको लिखता हूँ सर प्रणाम। लेकिन थोड़ा सा जो हमारे आसपास के होते हैं तो उनको मैं सर नमस्कार। जो हमारे बराबर होते हैं या कई बार किसी के साथ जूनियर भी हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना हुआ तो हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर देते हैं। तो जो हाईली रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, घर में भी जाते हैं तो चरण स्पर्श। अब इंटरव्यू बोर्ड में थोड़ा सा वो फॉर्मल सिचुएशन है, चरण स्पर्श तो नहीं हो सकता, लेकिन घर में हम जाते हैं तो चरण स्पर्श करते हैं अपने सीनियर को। लेकिन घर वालों से थोड़ा सा जो कम, माने एक तरह से कहा जाए, थोड़ा सा वहाँ पे फॉर्मल भी है और रिस्पेक्टेड भी हैं। तो वहाँ पे तो राहुल सिन्हा की ये बात मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि सर बिहार में बच्चों से जो बात कर रहे थे कि बिहार का कल्चर के अनुसार वहाँ पे प्रणाम चलता है। तो अब आप इसको कैसे, ये कोई, अब उनका ये ओपिनियन था, मैं भी इससे सहमत हूँ। आप अगर ऐसा बोलते हैं तो इसको अच्छा माना जाएगा, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं ऐसा बोलने में, आपको लगता है कि आप वहाँ पे
गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो सिचुएशन है, अगर फर्स्ट हाफ में है, 12 बजे के पहले हैं, जो भी, तो आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपको बोलना हो आप उसके अनुसार बोलिए। आप नमस्कार बोलना चाहते हैं नमस्कार बोलिए, आप प्रणाम बोलना चाहते हैं ऐसे प्रणाम, ठीक है, तो आप ऐसे बोलिए। चेयरमैन के सामने की तरफ करके अब बाकी सबको एक बार देख लीजिए, तो सबका हो गया प्रणाम। अब ये नहीं कि सर प्रणाम, सर प्रणाम, सर प्रणाम, ऐसा नहीं होता है। एक बार चेयरमैन साहब के साथ देख करके और बाकी सबकी तरफ नज़र घुमा लिए, तो सब बोला भी जाता है जैसे ऐसे इस तरीके से नमस्कार किया जाता है। जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो उनको तो इसका बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। आप देखते हैं एयर इंडिया में कि जो भी वहाँ पे एयर होस्टेस वगैरह हैं, चाहे किसी भी फंक्शन में जो लीडिंग लोग हैं, वो इस तरीके से अपना जो हमारा कल्चर है उसके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं। तो ये मुद्दा है, इसको सुलझा लेना होगा। जो अभी निकल के आया है हमारे अनुसार, जो सुझाव की बात है कि जितनी लड़कियां हैं, जितनी महिलाएं हैं जो वहाँ इंटरव्यू देने जा रही हैं, वो तो सब प्रणाम अपना साड़ी के साथ अपना एक तरीके से अच्छे से शालीन तरीके से प्रणाम करें चेयरमैन की तरफ देख करके, और बाकी सबकी तरफ नज़र घुमा लें। इसी तरह से हाथ जोड़े ही सबकी तरफ नज़र घुमा लें, आपका हो जाएगा। लेकिन जो मेल मेंबर हैं उनके साथ थोड़ा अपना देख लें, वो गुड इवनिंग इस तरह से बोल, ऐसा अपने कोट के साथ, कोट टाई पैंट के साथ, ठीक है, वो सबके साथ अपना फॉर्मल जो ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है उसको ऐसे उन्होंने वो प्रणाम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अगर प्रणाम बोल सकते हैं तो वो भी ऐसा प्रैक्टिस कर लें, अच्छा माना जाएगा इसको। नंबर 1, जब वो बैठने के लिए आपको बोलते हैं चेयर पे, तो आप चेयर पे बैठ जाते हैं, उनको थैंक यू बोल देते हैं, धन्यवाद सर। तो अब यहाँ पे शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, आपको जो कंफर्टेबल आप हो आप वो बोल दीजिए, थैंक यू बोल दीजिए, धन्यवाद बोल दीजिए। नेक्स्ट, बोर्ड मेंबर्स के पास कुछ भी आपका प्रूफ 56-59 के हाफ से एक पैटर्न बीपीएससी के इंटरव्यू में चेंज हुआ कि जब उनके पास कोई आपका बायोडाटा नहीं होता है, आप जो बोलते हैं उसी से वो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, जो कुछ भी है, वो सब इंटरव्यू रूम के बाहर होता है। इंटरव्यू रूम के अंदर जब जाते हैं तो उनके पास कुछ कोड होते हैं आपके बारे में, अदरवाइज उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। जो आप बोलते हैं वही वो समझते हैं, उसी से आपका इंटरव्यू लेंगे वो, आपके इन्फॉर्मेशन से ही। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर जैसे आप बैठे तो आपसे पूछेंगे कि अपने बारे में बताइए, तो वहाँ पे 63 में, 60-62 में आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताते हैं, जिसको जैसा लगे। आप क्लास 10 से क्लास 12 प्लस ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, आपका ऑप्शनल क्या है, ये सब बातें आप उसमें एकेडमिक बैकग्राउंड में आप बता सकते हैं। सीधे आप अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, क्या सब्जेक्ट आपका है और ऑप्शनल आपका क्या है, आप वो बता दीजिए। एकेडमिक आपका हो गया, उसमें कोई परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा वो एक इंट्रोडक्टरी कहा जाए, एक तरह से उसको कहा जाए कूलिंग क्वेश्चन होता है, अपने बारे में बताइए। क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो दुनिया में कोई भी आदमी इस क्वेश्चन के जवाब में नो नहीं बोल सकता। तो जब आप आते हैं, बैठते हैं, तो आपको कूल करने के लिए सबसे पहला, और यहाँ पर एक और बात है कि बीपीएससी के द्वारा आप जो बोलेंगे इस दौरान, उससे उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है और उसको नोट कर लेते हैं वो, और फिर उस पर आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये कूल करने वाला भी क्वेश्चन होता है, क्योंकि जीवन में किसी व्यक्ति से पूछा जाने वाला जो बेस्ट क्वेश्चन है, जिसका कि आंसर जिससे क्वेश्चन पूछा गया है वो जरूर जानता है, वो होता है अपने बारे में बताइए। लेकिन वहाँ पे ये 2-3 चीज़ें माइनस होती हैं, माइनस करके, नाम वगैरह माइनस करके तब आप बताते हैं। एकेडमिक आपने बताया सब कुछ कहाँ, फिर उसी में सेकंड पर आपने बताया मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, और फिर मेरी हॉबी ये है, और वर्तमान में मैं अपने, आप थोड़ा सा अगर उसको बोलना चाहें तो मैं अपने सपने को साकार करने के लिए, टू फुलफिल माई ड्रीम, नाउ आई एम इन प्रेजेंट ऑफ यू फॉर इंटरव्यू, मैं आपके सामने साक्षात्कार के लिए बैठा हूँ, अपने सपने को साकार करने के लिए वहाँ से मैं आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ। सर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू फुलफिल माई ड्रीम, ठीक है, टू बिकम बिहार सरकार, बिहार ऑफिशियल ऑफ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में चयन के लिए मैं आपके सामने साक्षात्कार के लिए बैठा हूँ। आप इस तरीके से आपने अपना एक कॉम्पैक्ट इंट्रोडक्शन बोर्ड को दे दिया। अब ये मैं यहाँ पे 2 बातें हैं, एक है कि इंग्लिश की हिंदी, मैं ये इंट्रोडक्शन किस में दूँ। बिल्कुल आपके साथ मैं कोई फॉर्मल बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला हुआ है कि मेरी बातों से सहमत हो, कुछ अच्छाई उसमें मिले तो ले लें, अगर लगता है कि अच्छाई नहीं है, आप उससे सहमत नहीं हैं, तो आप उसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आपके लिए मेरी सारी बातें किसी काम की नहीं है, आप ड्रॉप कर जाइए, उसको मत लीजिए। लेकिन जो ले सकते हैं, कुछ लोग होंगे जरूर जो कि हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे। फिर यहाँ पे बात आती है कि बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है,
बिहार में सारे कार्य हिंदी में होते हैं। आप जानते हैं बिहार का बजट हिंदी में आता है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हिंदी में आता है, बिहार के सारे डॉक्यूमेंट्स, आप अधिकारी कहीं से कितने भी अच्छे इंग्लिश बैकग्राउंड से आप गए हो, काम आपको वहां जाकर के हिंदी में करना है, सारे सर्कुलर हिंदी में जारी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर गए, जैसे जाके बैठे, अपना इंट्रोडक्शन किस लैंग्वेज में मैं दूं। तो मेरा एडवाइस ये है कि उन सभी लोगों को जो कि इंग्लिश में अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, जिनका हिंदी बहुत बढ़िया नहीं है, कई सारे टेक्निकल वर्ड की दिक्कत है उसमें, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, साइकोलॉजिकली मैं बता रहा हूं, कि आप जब बैठें तो अपना परिचय हिंदी में शुरू करें, और फिर जरूरत हो बीच में कहीं अगर आपको लगता है तो आप 2-1 सेंटेंस इंग्लिश में बोलें। ये जो 2-1 सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे तो उससे बोर्ड को ये इंप्रेशन एक जाएगा कि यू आर आल्सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। ठीक है, आप इंग्लिश में भी अच्छे हैं, ये इंप्रेशन उनके पास जाएगा, एंड दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू। लेकिन अगर इंग्लिश में आप शुरू करते हैं और फिर हिंदी में जाते हैं तो वो ये करता है कि बस आपको, मैंने आप अधिकारी के रूप में भी शायद आपको हो सकता है कि हिंदी के में आने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े। तो मेरा सुझाव यहां पे ये आता है कि आप सामान्य बातचीत में भी, जैसे कोई मित्र से बात करते हैं कहीं भी, तो आप जाते हैं तो आप तो हिंदी में ही बात करते हैं ना, बीच बीच में 2-4 लाइन इंग्लिश आप यूज करते हैं। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, जहां जरूरत होगा तो 1-2 लाइन मैं इंग्लिश आपसे इंग्लिश उसको यूज कर लूंगा। आप और ज्यादा इंग्लिश यूज कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पे बोर्ड को है कि बोर्ड को अगर लगता है कि आपके इंग्लिश से वो पकड़ लेंगे कि हाँ आप इंग्लिश मीडियम में भी, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, तो अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो आप इंग्लिश में जवाब दीजिए। लेकिन फिर कोई बोर्ड मेंबर अगर हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है कि वो हिंदी ही जानते हो, हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं और आप इंग्लिश में जवाब देते हैं, तो ये बहुत अच्छा शिष्टाचार नहीं हुआ, बहुत अच्छा एटिकेट नहीं हुआ। ये अगर उन्हें हिंदी में, तो आप हिंदी में, चूंकि बिहार के अधिकारी के रूप में आपको हिंदी में ही काम करना है, यहाँ पे एक बेवजह एक निगेटिविटी क्रिएट होगा। अगर मान लीजिए बोर्ड ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा, आप इंग्लिश में जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में ये हिंट दे दिया है कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी अच्छा जानते हैं। तो बोर्ड ने अगर इंग्लिश में पूछा अगला क्वेश्चन तो आप इंग्लिश में जवाब दे दीजिए, बोर्ड ने अगर हिंदी में पूछा तो हिंदी में जवाब दे दीजिए। हिंदी में जवाब देते समय भी कहीं लगता है कि टेक्निकल वर्ड या कोई ऐसा सेंटेंस जो कि आप इंग्लिश में बोल सकते हैं तो आप उसको यूज कर लीजिए। बोर्ड ने कोई ऐसा इंग्लिश का, मान लीजिए कोई हिंदी में, ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे एंथ्रोपोलॉजी आपका है और बोर्ड ने पूछ दिया कि मानव शास्त्र को मानव का शास्त्र क्यों कहा जाता है, बाकी सब मानव के शास्त्र नहीं है। तो आप अगर मानव शास्त्र नहीं समझ पाए तो आप वहां पे बोल सकते हैं कि सर मानव शास्त्र शायद एंथ्रोपोलॉजी, आपके कहने का मतलब एंथ्रोपोलॉजी है, बड़े उदारता से, तो वो तुरंत बोल देंगे हाँ एंथ्रोपोलॉजी है, वो आपको सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे कोई टेक्निकल वर्ड बीच में आता है तो आप उसको बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है आप उसको वर्ड को, शायद इस वर्ड का मतलब सर ये है, तो बोल देंगे हाँ ये है, नहीं तो उनसे बोल दीजिए कि सॉरी सर प्लीज़ इस वर्ड का अगर इंग्लिश मुझे बता दिया जाए। क्योंकि उनके घर में जो बोर्ड मेंबर बैठे हुए हैं, आज का जो जनरेशन है, उनके घर का भी सारा कंप्लीट नया जनरेशन है वो इंग्लिश मीडियम में है। उनको हिंदी की चीज़ों को पढ़ने में दिक्कत आती है, हिंदी का वर्ड का मीनिंग वो नहीं समझ पाते हैं। वो इस बात को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे आपको, आपकी ये जो मजबूरी है। तो एक ये लैंग्वेज वाला पक्ष को भी थोड़ा सुलझा लीजिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ प्रैक्टिकली कई लड़कियों के साथ देखता हूँ कि दिक्कत होता है कि वो थ्रू आउट बोर्ड चाहे हिंदी में पूछे चाहे इंग्लिश में पूछे, वो इंग्लिश में बोलती हैं। किसी ने तो ये तक कहा कि मैं ट्रांसलेटर वाली बातें, ब्लॉक में कहाँ से ट्रांसलेटर आप ले आएंगे, आप वहाँ के ब्लॉक में वही बॉस हैं, आप उसका कोई फंड नहीं है, आपके ट्रांसलेटर के लिए बिहार में कोई प्रावधान नहीं है। IAS में हो सकता है कि भाई आप लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पे आप जहाँ पोस्टिंग आपकी होनी है वो लैंग्वेज आप हिंदी में, मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से गए हैं और इंग्लिश मीडियम में वहाँ पे सारी पढ़ाई हो रही है, धीरे धीरे आपने सीख लिया, 4-6 महीने में आदमी सीख जाता है। ठीक है, बोर्ड अगर कभी मान लीजिए बाय द वे फिर भी अगर कमेंट करता है तो सर बिहार में सेवा करते समय मैं सीख जाऊँगा हिंदी, कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके की बातें आप बोल करके। तो ये जो लैंग्वेज वाली बात है इंटरव्यू के दौरान, मुझे लगता है कि आपका हिंदी ओरिएंटेशन होना चाहिए, बीच बीच में इंग्लिश सेंटेंस या वर्ड यूज होना चाहिए, ये अच्छा माना जाएगा। इंग्लिश ओरिएंटेशन और बीच में हिंदी, तो फिर ये बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं देगा, कम से कम बिहार जैसे स्टेट के लिए जहाँ पे सारे काम हिंदी में होते हैं, हमने आपको पहले ही बताया। तो ये दूसरी बात थी। अब आप बैठ गए, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, बोर्ड में लोग 4 लोग हैं, ये 4 लोगों में से एक आदमी ने मान लीजिए इंग्लिश में ही आपसे क्वेश्चन पूछा, आप उसको इंग्लिश में जवाब दीजिए, हिंदी में पूछा आप हिंदी में शुरू हुई है। अब नेक्स्ट जब क्वेश्चन आंसर की जब बारी आएगी
तो वहाँ पे ये जो पर्सन आकर के बैठे हैं, बैठी हैं, तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि भाई आपने बीटेक अब उस समय किया, 2012 में किया, 2013 में, 2015 में किया, अभी आप क्या कर रहे हैं? तो वहाँ पे आपने बता दिया कि सर मैं HCL में जॉब कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर TCS में जॉब कर रहा हूँ, मैं एक नियोजित शिक्षक हूँ, मैं नियोजित शिक्षिका हूँ, ये बातें आपने बता दी। उसके बाद से मैं ये, तो फिर यहाँ पे, या फिर आपका मान लीजिए आप कहते हैं मैं तैयारी मैंने 2015 के बाद से मैं तैयारी ही लगातार कर रही हूँ, तो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि उसके बाद आप क्या कर रहे हैं। तो मान लो आप पॉजिटिव वे में देखें कि भाई मान लीजिए मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, एक शिक्षिका के रूप में ही जॉब कर रहा हूँ, शिक्षक के रूप में जॉब कर रहा हूँ, सेवा अपनी दे रहा हूँ, या मान लीजिए मैं किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियर के रूप में कहीं काम कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि भाई वो छोड़ के आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 क्वेश्चन ये आता है कि वहाँ का जो नॉलेज है उसको यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कैसे यूज करेंगे। ये 2 प्रश्न यहाँ पे बनता है। अगर जॉब कंटिन्यूटी में है तो जहाँ भी है वहाँ से वो छोड़ के यहाँ क्यों आना चाहते हैं, आखिर यहाँ ऐसी कौन सी विशेषता है, और सेकंड वो जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर कैसे यूज करेंगे। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको सेटल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो बड़ा विस्तार की बात है, ये हम लोग इस पर 2-2 घंटे के क्लास चल रहे हैं कि मान लीजिए मैं FCI में जॉब करता हूँ, मैं नियोजित शिक्षक हूँ, मैं बिहार सरकार में ही मान लीजिए मैं सब इंस्पेक्टर हूँ पुलिस प्रशासन में, मैं पंचायती राज अधिकारी हूँ, मैं रेवेन्यू ऑफिसर हूँ, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में मेरी, ठीक है, इस तरीके से कई सारे लोग हैं। तो इस तरह का वैरायटी जब है तो वो छोड़ के यहाँ क्यों आना चाहते हैं। तो उसका एक जो बिहार सरकार में ऑलरेडी सेवा में है उनके लिए तो एक सबसे बड़ी बात होती है कि वहाँ से मैं अपने जीवन का 14 साल बताने, 15 साल बचाने। जैसे मान लीजिए आप अगर ब्लॉक में किसी पद पे हैं, तो ब्लॉक में किसी पद पे हैं तो आपको BA में आने में, SDM बनने में आपको हो सकता है कि 15 साल, 10 से 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। आप सब इंस्पेक्टर हैं, वहाँ से DSP बनने में हो सकता है 10 से 15 साल लग जाए। तो स्वाभाविक रूप से आप वहाँ से यहाँ क्यों, तो उसमें आता है कि वहाँ से डिपार्टमेंटल प्रमोशन में 15 से 20 साल लगेगा, और एग्जाम से प्रमोशन में मुझे 1 साल, मैंने 2-3 महीना, अगले 2-3 महीने में मेरा प्रमोशन हो जाएगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करते ही मेरा रोल नंबर उसमें फाइनल सिलेक्शन मेरा हो जाता है तो मेरा प्रमोशन हो गया। तो मैं इस तरीके से मैंने कोशिश इस बात की करी है कि मैं अपने जीवन का 14-15 महत्वपूर्ण साल बचा लूँ इस एग्जाम के माध्यम से प्रमोशन पा करके। आई कैन सेव माई 14-15 ईयर्स थ्रू दिस एग्जाम, थ्रू गेटिंग प्रमोशन थ्रू दिस एग्जाम, इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छा एक आंसर आता है जो उस सीरीज में है तो उनके लिए, ठीक है। शिक्षक हैं तो शिक्षक के वहाँ से कभी भी, कितना मैं नियोजित शिक्षक कितनी भी कोशिश करूँ मैं वहाँ पे नहीं पहुँच सकती। तो वहाँ से इस एग्जाम के थ्रू मैं वहाँ पे उस जगह पे पहुँच जाऊँगी जो कि मेरा सपना है, जो मेरे बॉस हैं। मैं अभी नियोजित शिक्षक के रूप में काम करती हूँ। अनुमंडल अधिकारी आते हैं मेरे यहाँ, पूरी टीम के साथ आते हैं, आकर के हम सब निरीक्षण करते हैं। तो मेरे मन में इच्छा होती है कि काश मैं भी, तो ये सपना मैं शिक्षक के रूप में वहाँ पे जाकर वो नहीं पा सकती, तो मैं क्यों नहीं एग्जाम, लेकिन एग्जाम के थ्रू मैं पा सकती हूँ। मेरे पास योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है और परिश्रम करने की मेरी क्षमता थी, तो वहाँ से मैं उसको पा सकती हूँ। तो इसलिए मैंने कोशिश किया है और आज आपके सामने साक्षात्कार के लिए हूँ। तो उसमें फिर आता है कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या करेंगे वहाँ पर, तो शिक्षक के रूप में बच्चों को यहाँ आकर के क्या करेंगे। तो निश्चित रूप यहाँ जवाब क्या आ जाता है कि वहाँ से एक SDM के रूप में फिर आ जाता है, SDM के सारे कार्य जानने पड़ेंगे। वो लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आकर के क्लास में बता रहे हैं कि SDM के क्या क्या कार्य होते हैं। डेली मैंने हर 2 दिन 4 दिन पे कोई आता है ऑनलाइन जो जुड़ता है यहाँ पे क्लास में, लाइव क्लास में, और वो लोग बताते हैं कि SDM के क्या क्या कार्य हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर है, खाद्य सुरक्षा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, PDS जो जन वितरण प्रणाली है, सारे उस क्षेत्र, मेरे क्षेत्र का जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके निरीक्षक के रूप में, सारी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है उसका निरीक्षक के रूप में, SDM के इस तरह से बहुत सारे कार्य हैं। तो वहाँ से यहाँ पर मैं एक स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, एक SDM के रूप में
बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में मैं पूरे अपने अनुमंडल के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मैं सही देख रेख, उनका सही उनका संचालन में अपनी भागीदारी कर सकती हूँ। तो इसलिए वहाँ से यहाँ आने से मुझे बड़े दायरे में काम करने का मौका मिलेगा। शिक्षा की गुणवत्ता में जो स्कूल में जो कमियाँ देखती हूँ वो पूरे अनुमंडल की सारे स्कूलों की कमी, स्कूल में जो कमियाँ हैं उन सारी कमियों को दूर करने में मैं सक्रियता से भागीदारी, यहाँ का अनुभव वहाँ काम आएगा। तो इस तरीके से फिर आता है कि भाई आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप यहाँ पे आके क्या करेंगे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, आप यहाँ आके क्या करेंगे। आपका इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कैसे क्या करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कैसे काम करेंगे। सिविल इंजीनियर है, कैसे काम करेंगे। यहाँ पे मान लो जैसे केंद्र सरकार में ही कई लोग हैं जो मैंने देखा कि भाई डिफेंस सर्विसेज में है, एयरफोर्स में है। कई लोग हैं जो पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं, ठीक है, उसमें वो जॉब कर रहे हैं। कई लोग हैं जो कि जैसे हमने देखा एक आदमी को जो ट्रिप्स में ये जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ठीक है, इससे संबंधित जो मिनिस्ट्री है उसमें वो काम करते हैं, सेक्शन अफसर के रूप में काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, तो ये सारे का यहाँ पे कैसे यूज होगा, ठीक है, ये आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस ज्ञान का यहाँ क्या यूज करेंगे। फिर वहीं पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपने इंजीनियरिंग किया, इसमें सरकार का इतना पैसा खर्च हुआ, ये वेस्टेज नहीं है। सीसी सिन्हा जी ने 63 के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, कई लोगों से पूछा उन्होंने कि भाई आप इतने प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने पढ़ा, इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने पढ़ा, वहाँ पे आपके पीछे इतने पैसे खर्च किए गए, वो यहाँ पे आएंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा वो। तो यहाँ इसका भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, जैसे आज के डेट में, आज ही पेपर में पढ़ रहा था तो उसमें आ रहा था कि जितने बिहार सरकार में जो IAS हैं या IAS, मुख्य रूप से IAS ही हैं, कुछ PCS में कुछ ही गए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स ने सिविल सर्विसेज एग्जाम, UPSC का एग्जाम दे करके और IAS बने हुए हैं बिहार में, झारखंड में, अन्य स्टेट में। अभी कोरोना के दौरान उस सरकार के एक मुख्य पॉलिसी मेकिंग जो भी हो रहा है उसके रिव्यू करने में एक सरकार के एजेंट के रूप में, मुख्य सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। तो वो 2 in 1 है। वो एक DM भी है, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी काम कर रहे हैं, और साथ में डॉक्टर्स का जो उनका अनुभव है मेडिकल जो पढ़ाई के दौरान और प्रैक्टिस में, इवन प्रैक्टिस उन्होंने एक्सपीरियंस जो ले रखी है, उसका एक DM, एक डॉक्टर कम DM अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राज्य सरकार को भी वैल्यूएबल सुझाव वो देते हैं, क्योंकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का भी ट्रेनिंग उनको मिला हुआ है और प्लस डॉक्टर्स भी हैं वो। तो ऐसी स्थिति में केवल जो एडमिनिस्ट्रेशन का जिनको अनुभव है, उनकी तुलना में एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो डॉक्टर भी है, वो ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो वहाँ से अब यहाँ पे ये आता है कि ये जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जो मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, वो यहाँ पे वेस्टेज नहीं है। वो जो मेरा जो नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा जॉब का एक्सपीरियंस है, वो बिहार में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में 2 in 1 में रूप में काम करेगा। एक ऐसा ऑफिशियल जो एक इंजीनियर भी है और साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी है। वो प्रशासनिक अधिकारी अपने इस इंजीनियरिंग के अनुभव का विभिन्न अपने क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन में, इन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, दिस नॉलेज, दिस एक्सपीरियंस विल बी यूज्ड। जैसे जितने ये कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारा का सारा आप समझ रहे हो कितना जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस के लिए कितने बड़े पैमाने पे गवर्नेंस से लेकर के आपका विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्कीम से लेकर के, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तो उसके लिए माई सड़क ऐप है, ठीक है, PMGSY है तो उसके लिए ऐप है। उसी तरह से जा रहे हैं तो PDS है तो उसके लिए ऐप है। आप जा रहे हैं तो ये जो कोरोना का है उसके लिए संजीवनी ऐप है। माई जियो, सेंट्रल गवर्नमेंट का माई जियो भी है, उसके थ्रू प्रगति है, ठीक है, विभिन्न योजनाओं के जो मूल्यांकन हो रहा है उसके लिए। एग्रीकल्चर में जाएंगे तो M किसान ऐप है, ई चौपाल है, किसान कॉल सेंटर है, किसान चैनल है, रेडियो है, तो उसके ई नाम है, ई पशुधन हाट है। तो कितने तो इस तरह के, तो ये जो मेरा बैकग्राउंड होगा वो इस तरह से शासन में एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके शासन से जुड़े हुए जितने भी डायमेंशंस हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से लेकर के, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से लेकर के, एनिमल हस्बेंड्री से लेकर के, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके इम्प्लीमेंटेशन, उसके इवैल्यूएशन से लेकर के, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट से लेकर के, डेटा स्टोरेज से लेकर के,
ये सब जगह मैं उसको स्मार्टली, जो व्हाट्सएप ग्रुप, अपने सारे कर्मचारियों को व्हाट्सएप ग्रुप बना करके और उस पर हमेशा सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनको देते रहना, जिले से जुड़ी हुई या मेरे अनुमंडल से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, मेरे विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, सारे व्हाट्सएप के थ्रू मैं ऑलरेडी हो रहा है वहाँ से, और ये मेरा नॉलेज होगा तो ये नॉलेज और जाके यूज करेगा उसमें। वो ट्विटर के माध्यम से लोगों तक पूरे जो सरकार के द्वारा जो चीज़ किया जा रहा है, जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, उसकी जो उपलब्धियां हैं ऑलरेडी बिहार सरकार का है, वहाँ से मैं उसमें जाकर के और वैल्यू एडिशन करूँगी। तो इस तरीके से जितने कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो इस तरीके से गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कॉल सेंटर्स हैं, ठीक है, जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं, इंटरनेट बेस्ड जो वेब पोर्टल और ऐप हैं, ये सबको यूज करना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को और सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन में भूमिका। अगर मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में आप समझ रहे हैं कितना, जैसे ये जो आपका एक्सपीरियंस है आज की डेट में, जैसे अभी कल ही प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया हुआ है एग्रीकल्चर फंड 1 लाख करोड़ का। अब गांव में स्टोरेज सिस्टम, गांव में कोल्ड स्टोरेज का सारा सिस्टम वहाँ पे डेवलप होगा, तो ये कोल्ड स्टोरेज सिस्टम का सारा जो नॉलेज होगा, मैं जाकर के एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में उनका सारा कूलिंग सिस्टम है उसकी मैंने पढ़ाई पढ़ी है, मैं उसको प्रैक्टिकली जानता हूँ। तो पूरे अपने क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज के डेवलपमेंट में, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन में, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल के मैकेनाइजेशन के लिए, ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं उनको कृषि उपकरणों तक उनकी पहुंच, उनका कैसे इफेक्टिव यूज किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे प्रमोट किया जाए, ठीक है, ये सारा फूड प्रोसेसिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, माई नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड, तो यहाँ पे यूज हो सकता है। तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में वहाँ से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी हमारे पास है उस एरिया में उसको कैसे गाँवों को, घरों को, खेतों को बचत के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, ये मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का घरों में बिजली की बचत को बढ़ाना देने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, बिजली की चोरी को रोकने के लिए, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से लोग इस चीज़ को मैं जानती हूँ, कैसे कैसे जानती हूँ कैसे कैसे मैं इसका यूज कर सकता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला जो नॉलेज है, इंस्ट्रूमेंटेशन से लेकर के और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज से लेकर के, जो भी AC DC से लेकर के, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, उजाला योजना, इफिशिएंट यूज में उज्ज्वला योजना, खेतों में कुसुम योजना, ये सारी बातों का प्लस जो बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2017 में जो 3429 मेगावाट का जो इलेक्ट्रिसिटी का टारगेट रखा गया है, तो ये सारी बातों को एक सम अप करके एक नॉलेज अगर मेरे पास होगा तो दैट कैन बी यूज्ड इन अनुमंडल अधिकारी के रूप में। मैं यहाँ गांव दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बिहार सरकार की जो 7 निश्चय में ऑलरेडी 25 अक्टूबर 2018 को बिहार के सारे गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे घर हैं जो बिजली से वंचित हैं, उनको बिजली उपलब्ध कराना, चूंकि सौभाग्य योजना में है मांगने पर बिजली, लोगों को मोटिवेट करना, क्या बिजली मांगिए, सरकारी नीति के अनुसार उसका बिल का भुगतान करिए। तो ये सारी बिजली बचत के लिए प्रमोट करना लोगों को, खेतों में इलेक्ट्रिसिटी का कैसे, ड्रिप इरिगेशन कैसे यूज किया जाए, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे यूज किया जाए, तो ये सारी बातें वहाँ पे बनती हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में अगर पूछा जाए कैसे यूज करेंगे इस ज्ञान का, वहाँ एक पार्ट ये है। फिर इसी का दूसरा पार्ट होता है SDM के रूप में, जैसे हमने बताया कि SDM के रूप में सारे अधिकारियों ने अपनी अपनी बातें कही हैं आपको, और ये जो SDM के रूप में बताया, लेकिन फिर वहाँ पे अलग अलग सिचुएशनल क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जैसे आ रहा है कि मान कहीं बाढ़ आया हुआ है, वहाँ पे SDM है, किसी बिहार की शिक्षा की स्थिति क्या है, SDM के रूप में क्या करेंगे, कोरोना के दौरान SDM के रूप में क्या करेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड आंसर है वो स्टैंडर्ड आंसर क्लास में मिल रहे हैं, आपको भी तैयार कर लेना चाहिए। भाई कोई कहीं भी आपदा का है तो आपदा वाले आंसर में, क्योंकि हमने बार बार इस क्लास में चाहे लोगों को बताया है कि देखो इंटरव्यू में सब बात बोलने के लिए नहीं होता है, काम की बात को पहले बोलने के लिए होता है। अगर आप पैटर्न आपका उनको पसंद आ गया तो आगे वो नहीं सुनते हैं। भाई 15-20 मिनट, 15-18 मिनट आपका इंटरव्यू चलना है, 15-18 मिनट देखते देखते खत्म हो जाता है। 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछेंगे, आप 2-2 लाइन बोलेंगे, तब तक खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। बोर्ड के लोगों के साथ है कि जब सही बोलते हैं तब भी वो काट देते हैं, गलत बोलते हैं तब भी काट देते हैं। सही से उनको ज्ञान नहीं बढ़ाना है, गलत से टाइम खराब होगा, वो नया क्वेश्चन। और इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि एक प्रैक्टिकल अनुशासन की बात बोलते हैं कि जब भी आप आंसर दे रहे हैं
बोर्ड को लगता है कि अब ठीक है, समझ गया बोर्ड कि हाँ आपको आता है, अगर कोई मेंबर अगर उसमें इंटरफेयर करता है, काटता है, आप रुक जाइए, अपने इंटरव्यू अपने आंसर को पूरा करने की कोशिश कभी मत करिए। तो एक पार्ट इसमें ये था कि जब फर्स्ट क्वेश्चन ही आएगा भाई कि भाई वहाँ का नॉलेज यहाँ कैसे यूज करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज कैसे यूज करेंगे, अपने जॉब का कैसे यूज करेंगे, तो वहाँ से आंसर निकलता है स्टैंडर्ड आंसर। उसके बाद SDM के रूप में क्या करेंगे, उसका स्टैंडर्ड आंसर। फिर आता है ये वहीं पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने किया, आपने MSc मैथ से किया, फिर ये LSW आपने क्यों ले लिया, फिर आपने सोशियोलॉजी क्यों ले लिया, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि आपने ये ऑप्शनल क्यों चेंज कर दिया। तो उसका बड़ा अच्छा एक आंसर फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट वहाँ पर भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने LSW क्यों ले लिया। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था आपका सिविल इंजीनियरिंग था, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन था, ठीक है, आपका मैथमेटिक्स था, आपका फिजिक्स था, आपका हिस्ट्री था, आपका कोई और विषय था, आपने ज्योग्राफी क्यों ले लिया, आपने LSW क्यों ले लिया, आपने सोशियोलॉजी क्यों ले लिया। क्योंकि हमने मॉक के दौरान इस बात को देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपने चेंज किया हुआ है। आपने मैथिली साहित्य क्यों ले लिया, आपने हिंदी साहित्य क्यों ले लिया, बहुत सारे लोगों ने चेंज किया हुआ है। तो इसका आंसर आपको तो फाइनल करना पड़ेगा। जैसे LSW की ही बात करें, LSW आपने क्यों ले लिया, जो कि अधिकांश लोगों ने लिया हुआ है, तो उसका सिंपल सा आंसर यही होता है कि महाशय उसके BPSC के द्वारा मुख्य मेंस के एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शनल का प्रावधान है, प्रोविजन। देयर आर प्रोविजन ऑफ वेरियस ऑप्शनल्स आउट ऑफ विच कैंडिडेट्स कैन सेलेक्ट वन सब्जेक्ट। तो महाशय अब मुझे BPSC में सिलेक्शन पाने के लिए ऑप्शनल का चुनाव करना था, तो मेरे पास दो विकल्प था, एक मैं जिससे, और दूसरा था कि मैं कोई एक दूसरा उस विषय के बदले। जब सोचने की बारी आई तो मुझे लगा कि अगर मैं LSW को मैंने देखा, कई सारे ऑप्शनल मैंने देखा, तो उसमें LSW को भी मैंने देखा। LSW में मुझे वहाँ से ज़्यादा टेक्निकल लगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, एक नए तरह के नॉलेज का ये नॉलेज रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। सारे लेबर्स के वेलफेयर से रिलेटेड, सारे कंपनी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सारे जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर है, वहाँ पर उसके मैंने काफ़ी कुछ नयापन मुझे उस सब्जेक्ट में दिखाई दिया। मेरा नॉलेज और इनरिच हो रहा था वहाँ पे। तो मैं तो एक जो एग्जिस्टिंग मेरा सब्जेक्ट था उसको मैं जानता था, लेकिन LSW लेने से मेरे साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे वो एक तो इंटरेस्टिंग लगा, नई बात जानकारी मुझे वहाँ से प्राप्त हो रही थी। और फिर जैसा कि मैंने एक लोक चर्चा में भी सुन रखा था, इन जनरल डिस्कशन हम सुन रखे थे कि इसका सिलेबस छोटा है और ये टेक्निकल भी है। अगर हम इसको सही ढंग से इसका आंसर लिख देंगे, जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई कर देंगे, तो हम इसमें ज़्यादा अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं, जो कि BPSC क्वालिफाई करने के लिए वहाँ से मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और इस प्रोसेस में मैंने ये जोखिम उठाया कि अपने एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट को छोड़कर मैंने LSW लिया। अब मुझे लगता है कि वहाँ से मेरा निर्णय सही था और आज मैं BPSC मेंस क्वालिफाई करके आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ। तो इस तरीके से क्या हुआ, 3 कंपोनेंट इसमें हमने बोला। कौन कौन सा? कई सारे विषय थे, उसमें से एक था मेरा जो बैकग्राउंड था उसको, दूसरा था इसके अलावा कोई भी मैं चुन सकते थे, ये विकल्प मेरे पास थे। तो मैंने अपने विषय के अलावा अन्य विषयों को जब देखा तो एक तो हुआ कि कई विषयों से BPSC ने ही ये ऑप्शन दे रखा है। सेकंड इसमें था कि मैंने LSW इसलिए लिया कि मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी नए इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रहे थे, नई सूचनाएं यहाँ प्राप्त हो रही थी। और थर्ड, एग्जाम BPSC मेंस में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे ऐसा लगा कि ये टेक्निकल है और इसको मैं ठीक से लिख दूं तो मुझे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जो कि BPSC क्वालिफाई करने की ज़रूरत है, प्राइमरी ज़रूरत है। और वहाँ से मुझे लगता है कि मैंने जो रिस्क लिया था विषय चेंज करने का, वो मेरा रिस्क सही था, वो मेरा निर्णय सही था, और उसके परिणाम स्वरूप आज आपके सामने बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए। तो एक ये सब्जेक्ट चेंज करने वाले का भी आपको ये 2-3 कंपोनेंट, कई विकल्प में से विकल्प BPSC ने ही दे रखा है। इंटरेस्टिंग, नई सूचनाएं प्राप्त होंगी पढ़ने में, और थर्ड, BPSC क्वालिफाई करने में भी सहायक मुझे ऐसा लगा। और वहाँ से मेरा निर्णय सही था, क्योंकि मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है, तो एक ये प्रश्न जो आता है उसका ये रिप्लाई बनता है। अपने बाकी LSW के अलावा अगर आप सोशियोलॉजी लेते हैं तो वहाँ पे सेम स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि
सब्जेक्ट के ऊपर ये जो क्वेश्चन आया 3, एक और इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं मॉक लेने के दौरान मुझे जो दिखता है उसमें ये है कि भाई आप इतने दिन से क्या कर रहे हैं। जो कई लोग तो जॉब में हैं तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना जॉब बता दें वहाँ पे जहाँ जॉब करते हैं, और निश्चित रूप से वहाँ पे जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट पे आप काम करते हैं तो वहाँ पे फोकस करेंगे वो काफ़ी देर तक, हो सकता है 15 मिनट में 8 मिनट 7 मिनट आपका वहीं पर रह जाए और आपके डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछ लें। लेकिन अगर आपका कहीं जॉब आप नहीं करते हैं, कहीं गैप ईयर क्रिएट हो रहा है, तो मेरा मानना यहाँ पे ये है, लड़कियों के लिए प्लस लड़कों के लिए, सबके लिए गैप ईयर ज़्यादा अच्छा नहीं होता है आज की डेट में। अब यहाँ पे दो बात है कि ईमानदार झूठ क्यों बोलूँ, सच बोलूँ। तो ऐसा नहीं है कि सच आप सच बोल रहे हैं, आप जरूर तैयारी के साथ साथ कुछ कई सारे काम कर रहे थे। हाँ, एक काम नहीं कर रहे थे, बहुत सारे काम कर रहे थे। घर में मदद कर रहे थे, किसी मित्र को मदद कर रहे थे, कर तो जरूर कुछ रहे थे। हाँ, ऑर्गेनाइज वे में नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे ये है कि उस गैप को भरने के लिए आप अगर एक ऑर्गेनाइज्ड को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आप बहुत तरह का, मैं अपने फैमिली बिजनेस में सपोर्ट करता था, मेरे पिताजी का तबीयत खराब रहता था तो मैं समय कभी दुकान पे बैठता था, या मैं जो भी जिस तरह का भी, मैं अपने पिताजी को खेती में मदद करता था। मेरी माँ का तबीयत खराब था, मैं घर में रह के, कोई लेडी अगर हैं तो मैं घर में रह के अपने मदर को हेल्प कर रही थी। ठीक है, और ये सब बातें ये कुछ बातें इस तरह के बता करके, और तब भी इतने फंसे रहने के बाद भी, इतने जगह पे इंगेज रहने के बाद भी 2 बातें आप क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, ये इस बात को जाहिर करता है कि आप मेहनती आदमी हैं और आपका इस पोस्ट के लिए डेडिकेशन, ये रियल में आपका ड्रीम है और आप में उलझनों से भी बाहर निकलने की क्षमता है। बहुत सारे इस तरह के एंगेजमेंट के बावजूद मैं अपने ड्रीम पे हमेशा फोकस किया और वहां से आज आपके सामने इंटरव्यू के लिए। तो ये बिल्कुल ब्लैंक दिखाना, 5 साल से तैयारी कर, ये बिल्कुल ब्लैंक दिखाने से अच्छा है कि कहीं कोई इंगेजमेंट दिखा दें। वो इंगेजमेंट आपको 2 तरीके से बेनिफिट दे रहा है। एक आपका जुझारूपन दिखा रहा है और दूसरी बात है कि आपके कैपेसिटी को भी दिखा रहा है कि कैसे जूझते हुए अपने ड्रीम को आपने परस्यू किया है। और एक महिला, कोई लड़की है, उनके लिए तो बहुत और ज़्यादा। तो हमेशा मुझे लगता है कि मेरा जो आपके लिए सलाह ये है कि आप गैप ईयर को भरिए, चाहे जैसे भरना हो। आप खेती में दिखाइए पिताजी के साथ, कोई लेडी है वो घर में हो हाउसवाइफ के रूप में, जैसे कोई मैरिड है तो हाउसवाइफ के रूप में, फिर भी मैंने अपने ड्रीम को परस्यू किया। अनमैरिड है तो मैं अपनी मदर को हेल्प करती थी, कोई बच्चों को पढ़ाती थी, मेल मेंबर हैं कहीं कोचिंग में पढ़ाते थे, कोई जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका है तो आप किसी फार्म में कंसल्टेंट के रूप में आप काम करते थे। तो कुछ ना कुछ जरूर दिखाइए। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मान लीजिए ज्योग्राफी ग्रेजुएशन में रहा, ज्योग्राफी पोस्ट ग्रेजुएशन, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो यहाँ पे किसी कोचिंग में ज्योग्राफी पढ़ाते थे। लेकिन हाँ, वो कोचिंग कभी बीपीएससी नहीं होगा, वो कोचिंग आईएएस की कोचिंग नहीं होगी, वो कोचिंग कांस्टेबल की कोचिंग होगी, छोटी मोटी कोचिंग होगी जो सिवान में, छपरा में, गोपालगंज में, चंपारण में, नालंदा में जो कई सारी कोचिंगें हैं, उन कोचिंगों में वहाँ से मैं ज्योग्राफी पढ़ाता था, जिससे कि मेरी अर्निंग इतनी हो जाए कि मुझे अपने फैमिली पर बर्डन बनने की जरूरत ना पड़े। तो ये गैप ईयर को भरना पड़ेगा। मेरा सुझाव आपके लिए है, ये पॉजिटिव आपके बीच का जो कई सारे निगेटिविटी जो वहाँ पे क्रिएट हो सकता है, कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चन को भरने में ये काम करेगा। एक है ये, तो ये क्वेश्चन को, तो अब यहाँ पे है कि एक तो ये गैप ईयर वाला प्रश्न है जिसको कि आप भरेंगे, इसमें दुविधा नहीं रखेंगे, आप देख लीजिए। नेक्स्ट इसमें से आता है कि उसी क्वेश्चन के इतने दिन क्या कर रहे थे, जैसे आया कि भाई सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, तो एसडीएम के जो भी हैं, जो 4-5 पॉइंट बोला जाता है सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, भाई गैप ईयर क्यों है, क्या कर रहे थे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आपने अपना जॉब का यहाँ कैसे यूज करेंगे, अपने बीटेक की डिग्री का या जो एकेडमिक आपका है उसका यहाँ कैसे यूज करेंगे, ये शुरुआती 4 क्वेश्चन बनते हैं। उसी में सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। फिर वही एक बात, हमेशा एक और यहाँ पे बात बताना चाहूँगा, थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि हर आदमी जाएंगे तो कुछ कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन का एक ही रटी रटाई बात बताएंगे।
आप वहीं पे पूछेंगे कि भाई, आपसे पूछा जाएगा अपनी 2 विशेषताएं बताइए, तो एक विशेषता आप बताएंगे ईमानदारी। और थोड़ी देर पहले LSW सब्जेक्ट आपने क्यों लिया था, इसके लिए आपने 10 बात घुमाई थी। तो ये जो बोर्ड मेंबर हैं वो कोई रोबोट नहीं है, वो आदमी है। आपके रिप्लाई से ही आपके पर्सनालिटी को जज कर रहे हैं वो। तो कई जगहों पे एकदम रटी रटाई बातें, जो कॉमन बातें जो सब बोलते हैं, ऐसी बातें बोलने की कोशिश मत करिए। कुछ उसमें से नयापन ले आइए। सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, तो यहां पर भी कई सारी बातें हैं। सब जानते हैं कि सिविल सर्विसेज जरूर है, लेकिन इसमें सिलेक्शन से जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कैरियर डाइवर्सिटीज इन वर्क, सेवा का दायरा अत्यंत व्यापक है, समाज के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। वहाँ से एक अनुमंडल में 5 लाख से ज़्यादा लोग होते हैं बिहार में जनरली। उन लोगों के जीवन में परिवर्तन, जो एक सपना है, वो सपने, उस परिवर्तन में भागीदारी। तो वर्क डाइवर्सिटीज है। आई कैन कंट्रीब्यूट इन चेंज ऑफ लाइफ ऑफ पुअर पीपल लिविंग इन माई एरिया, इन माई सब डिविजन। I can play an important role as a catalyst, उत्प्रेरक के रूप में वहाँ पे एक अधिकारी के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में काम करके, एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम करके मैं उनके जीवन में परिवर्तन में भागीदारी कर सकता हूँ। तो उसमें आता है कि भाई ये 4-5 पॉइंट होते हैं क्यों आना चाहते हैं। एक आता है कि वर्क डाइवर्सिटीज है, काम करने का दायरा अत्यंत व्यापक है, लोगों के जीवन में बदलाव का एक प्रमुख जरिया है, उसमें संसाधन भी है, उसमें अथॉरिटी भी दी, उसमें सरकार के ओर से उस कार्य की वैधानिकता भी है, करने के लिए मैं अथॉराइज हूँ वहाँ पे उस कार्य को, और उसको करने के लिए वहाँ पे रिसोर्सेज भी हैं। तो इस रूप में प्लस वहाँ से मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं अभी बेरोजगार हूँ, तो मेरी बेरोजगारी दूर होगी, उससे मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा, वित्तीय। प्लस बिहार जैसे समाज में एक सिविल सेवक के रूप में या एक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होंगी। अब प्लस इंटरेस्ट वाला फैक्टर है, आज के डेट में ये भी मैटर करता है। इट इज़ माई एरिया ऑफ चॉइस, यह मेरे पसंद का क्षेत्र है, और उस पसंद के क्षेत्र इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से मैं लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता हूँ। तो वहाँ से ये मेरे पसंद का क्षेत्र है। कार्य दायरे में विविधता है, इससे समाज में प्रतिष्ठा भी मिलेंगी, विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होगा। अब प्लस मेरी जो अभी बेरोजगारी की स्थिति है, वो भी बेरोजगारी की स्थिति से मुक्ति मिलेंगी। अब ये सेम क्वेश्चन किसी को पूछा जाए कि फिर वो जो ऑलरेडी बेरोजगार नहीं है, तो उनके लिए शुरू के पॉइंट आ जाता है, इट्स माई ड्रीम। जैसे 93rd रैंक जो एक अभी इस बार IAS का रिजल्ट आया, तो उसमें एक मॉडल है, तो वो मॉडलिंग करती थी, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में उन्होंने भाग लिया था, और उसके बाद वो IAS बनी है। तो उनसे ये सेम क्वेश्चन पूछा गया कि मॉडलिंग छोड़ के यहाँ क्यों। उन्होंने बड़े स्मार्टली जवाब दिया, जो अखबारों में छपा है, कि ये मेरा ड्रीम है, सिविल सर्विसेज इज माई ड्रीम। इसके अलावा बाकी सब कुछ मैं जो भी कर रही थी वो सब मेरा एक्सप्लोरेशन था, सब मेरा एक तरह से कहा जाए मेरी खोज थी, नया कुछ जानने की इच्छा। लेकिन माई ड्रीम वाज सिविल सर्विसेज, ये सिविल सेवा में चयन, ये मेरा ड्रीम था। तो उसी तरह से इसमें भाई क्यों आना चाहते हैं, तो जो ऑलरेडी जॉब में है, तो उससे एक बात होती है डिपार्टमेंटल प्रमोशन में टाइम लगेगा, यहाँ पर मैं एग्जाम के थ्रू प्रमोशन पा जाऊंगा, ज़्यादा बड़े दायरे में काम कर सकता हूँ, दूसरा अधिक लोगों का भलाई कर सकता हूँ, पद की प्रतिष्ठा, और जनरली सैलरी भी कई जगह पे, रेयर कुछ ही मामले हैं जिसमें से अधिक सैलरी से कम सैलरी की ओर आ रहे हैं। मैं से पैसा तो बहुत कमा चुका हूँ, पैसा प्रायोरिटी नहीं है। अब उन चीज़ों से जैसे कई लोग हैं जिनका 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी है, वो आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी एक्सेप्शंस है, वहाँ से पैसा बहुत कमा चुका हूँ, अब अपनी मिट्टी की सेवा। तो ऐसी बातों को बोलने में अगर आप उसको फीलिंग के साथ बोलते हैं तो उसको खराब नहीं माना जाता है। तो ये कुछ बायोडाटा से रिलेटेड जो शुरुआती कुछ प्रश्न हैं। एक और चर्चा कर दूं जो उसमें हॉबी वाली बात है। 2 बातें, एक हॉबी की, तो हर आदमी का हॉबी कुकिंग नहीं हो सकता, हर आदमी का हॉबी डायरी राइटिंग नहीं हो सकता।
या अगर होता है तो फिर उसको डिफेंड करने के लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए। अगर कुकिंग मेरा हॉबी है, कोई लेडीज का भी कुकिंग हॉबी है, कई बोर्ड में पूछा हुआ, सीधे पूछा हुआ है, अब लेडीज के लिए कुकिंग हॉबी कैसे हो सकता है? अब आपको बताना पड़ेगा कि मान से ठीक है, एक नॉर्मल ड्यूटी तो है, लेकिन मुझे कई जगह पे एक्सपेरिमेंटेशन में भी अच्छा लगता है मैंने ये चीज़ों को। तो 100 के ऊपर नंबर लाने के लिए तो यू हैव टू शो समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग डिफरेंट। और डायरी राइटिंग ये बड़े कॉमन, थोड़ा हट जाइए। और अब देख रहा हूं कि एक दिन तो हम लोगों ने दिन भर मॉक लिया, अधिकांश लोगों का डायरी राइटिंग कुकिंग, फेड अप हो गए बिल्कुल। और जानकारी कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि जानकारी भी कुछ है, जानकारी कुछ नहीं है भाई। ये कुकिंग का जो आपका इतने इंटरेस्ट से आप कुकिंग का काम करते हैं, आप जानते हैं इसका कि एक SDM के रूप में कैसे यूज करेंगे, दोपहर भोजन मिड डे मील स्कीम में आपके एरिया में जो मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो खैर थोड़ा सा डिफरेंट होने की कोशिश करिए। विकिपीडिया में जाएंगे तो हर चीज़ का, जैसे आप चेस खेलना, थोड़ा भी इंटरेस्ट अगर है, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, तो विकिपीडिया में तो है, तो विकिपीडिया में टाइप करिए, उसके बारे में अबाउट सब कुछ आ जाता है सारा वहाँ पे। जितने फैक्ट वो पूछेंगे ऑलमोस्ट फैक्ट वहाँ पे है। तो इस तरीके से एक थोड़ा, अभी काफ़ी टाइम है। नेक्स्ट आता है कि हॉबी के अलावा की अगर बात करें तो एक और, मॉक के दौरान कई लोगों को देखा, 2 बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं कि एक इंथुजियाज्म और दूसरा एनर्जी। इंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है? आपको 90% ये जॉब मिल चुका है ऑलरेडी, आप PT क्वालिफाई, मेंस क्वालिफाई करके, अच्छी पर्सनालिटी अगर है, बोलने का तरीका आपका लहजा ठीक है, तो हमने पहले भी बोला हुआ है कि कभी भी बोर्ड आपको 50 नंबर नहीं देगा, कभी बोर्ड आपको 60 नंबर नहीं देगा। आपका बोलने का तरीका अच्छा है, गेस नहीं करते हैं आप, नहीं आ रहा है सॉरी बोल रहे हैं, 5 क्वेश्चन लगातार सॉरी बोले, ये नहीं जानना गलत अपराध नहीं है, जान लेंगे। आज तो गूगल है, सबसे बड़ा तो गूगल, बाबा से बड़ा तो कोई सोर्स ऑफ नॉलेज है ही नहीं। आप जो जानेंगे, जो डालेंगे सब जान लेंगे आप, बोर्ड भी इस बात को जानता है। तो अच्छे से अगर आपका व्यवहार, आपकी पर्सनालिटी ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, आपने सही ढंग से कपड़ा वगैरह पहना हुआ है, आप इनफॉर्मल बातचीत नहीं कर रहे हैं, फॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, जो बोर्ड मेंबर्स को रिस्पेक्ट के साथ, हम्बलनेस के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो 80 नंबर तो वो दे देंगे, 75-80 नंबर तो दे देते हैं वो। अब रह गई बात उसके ऊपर वाला, मेन तो लड़ाई ऊपर वाले की है, 100 तक और 100 के ऊपर का। तो 100 के ऊपर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ रिप्लाई आएगा तो 100 के ऊपर जाएगा, लेकिन अदरवाइज जाएंगे तो 80 से 100 के बीच में। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन का सही जवाब आ गया तो दे देंगे, बिहेवियर ठीक है, बोलने का तरीका ठीक है, अपीयरेंस ठीक है, कुछ प्रश्नों में सॉरी, कुछ प्रश्नों में सही, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में यस आया, कुछ में सॉरी हुआ, तब भी 100 तक दे देंगे वो। तो आप तो ऑफिसर बन चुके हैं, ऑलमोस्ट बन चुके हैं। होना, अब ऑफिसर बनना ये एक्सीडेंट नहीं है, नहीं बनना एक्सीडेंट है, वो दुर्घटना नहीं है। सिलेक्शन होना दुर्घटना नहीं है, वो कोई घटना नहीं है, नहीं बनना घटना है। अब तो चूंकि इतना सारा स्ट्रगल करके, तो ऐसी स्थिति में अब किस बात का डर? वो 15-20 मिनट की ही तो तैयारी की जा रही है ना। उस 20 मिनट में जितना इंथुजियाज्म, उत्साह, उत्सुकता दिखाया जाए, जितना इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाए प्रोसेस में, और फिर उसमें एनर्जी, लाइवलीनेस, उत्साह से, ये नहीं कि थके हारे एकदम से थके हुए हैं। 4 घंटा, मान लीजिए कहीं गलती से सेकंड हाफ में इंटरव्यू हुआ, 4 घंटा बैठना पड़ गया, फर्स्ट हाफ में इंटरव्यू हुआ, लास्ट इंटरव्यू आपका हुआ लंच के पहले, तो 4 घंटा बैठेंगे तो एकदम से सारा एनर्जी लॉस्ट कर जाएंगे। नहीं, अभी से इस बात की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि चेहरे पे स्माइल रहे, एनर्जी रहे, और इंथुजियाज्म, माने ऐसा इंथुजियाज्म का मतलब ये हुआ कि भाई बोलने के दौरान पार्टिसिपेशन हुआ, क्वेश्चन ईगरनेस से सुन रहे हैं, जी सर, थैंक यू सर, चेहरे पे स्माइल है। तो ये जो बेसिक कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये चीज को तो प्रैक्टिस में ले आना होगा ना। कई लोगों के साथ देख रहा हूं कि उनके साथ एनर्जी, काफी कम एनर्जी है, काफी कम एनर्जी के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, काफी कम एनर्जी के साथ मॉक दे रहे हैं। और इतने कम एनर्जी के साथ मॉक देने से अब वो जो 20 मिनट, जो 15 से 20 मिनट है, वो 15 से 20 मिनट को उसको जाया नहीं करने देना चाहिए। उसको उस अपॉर्चुनिटी को यूज करने की जरूरत है। तो यही है। बाकी जो अन्य कुछ बातें रह गई, उसमें आपका जो बीटेक का सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, उस पर क्वेश्चन, बहुत तरह के क्वेश्चन, फिर करंट अफेयर्स का है, उस पर बहुत तरह के क्वेश्चन। तो अब यहां पे मैंने ये देखा
कि जो इंटरव्यू कुछ स्पेशलिटीज आपके बायोडाटा में अगर नहीं है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स आपका है, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में रहा, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, या कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके इंटरव्यू को किस दिशा में लेके चले जाएंगे। जैसे एक देख रहा था इंटरव्यू, शक्ति सामंत जी का बोर्ड था, उसमें जो भी बायोडाटा में एकेडमिक जो बैकग्राउंड था उसमें इकोनॉमिक्स दिख गया, और जैसे ही इकोनॉमिक्स दिखा तो वो इकोनॉमिक्स पे ही चल पड़े। इकोनॉमिक्स पे कई सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी उन्होंने। फिजिकल डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट का अधिक होना क्यों निगेटिव है, फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने में आरबीआई की क्या भूमिका है, इन्फ्लेशन क्या होता है, बिना ग्रोथ के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना कहाँ तक उचित है, ऐसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी उन्होंने। तो इकोनॉमिक्स वाले दिशा में ही चले गए। तो ये जो बेसिक 4-5 क्वेश्चन है गैप ईयर के बारे में, हॉबी के बारे में, या आपका भाई वहाँ से यहाँ क्यों आना चाहते हैं, यहाँ आकर के अगर ये सिचुएशन हो तो उसमें क्या करेंगे, ठीक है, ऑप्शनल आपने क्यों चेंज किया, तो ये सब जो बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद पता नहीं इंटरव्यू किस दिशा में चला जाए। तो आप अपने बायोडाटा के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स उसमें दिख रहा है, पॉलिटिकल साइंस उसमें दिख रहा है, ऑप्शनल में सोशियोलॉजी दिख रहा है, एलएसडब्ल्यू दिख रहा है, प्लस कंटेम्प्रोरी इशू है ही, तो आप क्या करेंगे, एकदम से फिर आपको उस सारे जो ये बायोडाटा पे सब पे फैक्चुअल प्लस ओपिनियन बेस्ड सबकी तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, हम लोग जरूर बार बार कई बार बोलते हैं, जैसे आरबीआई का ही नाम आ रहा है, इन्फ्लेशन का ही नाम आ रहा है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन विदाउट ग्रोथ। इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है। इससे अच्छा है ना कि ग्रोथ हो और साथ में इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ ही जाए। तो ये बात, तो इन्फ्लेशन एक टॉपिक के रूप में पढ़े रहेंगे तब तो ये सारे ओपिनियन बेस्ड प्रश्न को का जवाब दे पाएंगे। इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि मैंने एक पढ़ा होना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है। एक और आ रहा था कई बार, वो 15-20 मिनट बार बार बोलते हैं, एक और चीज़ बोलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, मीडिया से आप हैं, कहीं जर्नलिज्म का कोर्स आपने किया हुआ है, कौन से जर्नलिस्ट आपको पसंद है, तो आप वहाँ पर कोई ऐसे वो 15-20 मिनट वो समय नहीं है जो आप अपने ओरिजिनल, अब मैं वही, जैसे एक हुआ कि भाई वही बात बोलेंगे जिससे मुझे मार्क्स मिल जाएगा। सिलेक्शन के पहले भी मैं अपना आइडिया परस्यू कर रहा था, सिलेक्शन के बाद भी मैं अपना आइडिया परस्यू करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं जो एक नागरिक के रूप में, जो अधिकारी के रूप में तो प्रतिबंधों के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन नागरिक के रूप में अपने घर में आप अब रवीश कुमार को देखते हैं कि अर्णब गोस्वामी को देखते हैं कि राजीव सरदेसाई को देखते हैं, कौन देखने जा रहा है? अपने पसंद का देखिए। मीडिया ट्विटर पे आप किसको किसको फॉलो करते हैं, कोई नहीं देखने जा रहा है। लेकिन उस पैनल के सामने जब हैं तो उस समय तो कम से कम ऐसी बातें मत बोलिए जिससे कि एकदम से वन साइडेड, मैं तो सर केवल अर्णब गोस्वामी को ही देखता हूं। तो यहां पे भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी जो 4 पैनल बैठे हुए उनको पता है कि अर्णब गोस्वामी क्या है। आप केवल रवीश कुमार को देखते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी को देखते हैं, राजीव सरदेसाई को देखते हैं। आपसे पूछा जाता है कि अर्णब गोस्वामी को भी जानते हैं क्या, आप बोल देते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, तो ये भी तो पैनल देख रहा है ना कि आप क्या हैं। तो आप एक अपने फिक्स माइंडसेट को, जो दिल की बातें हैं वहां बताने की नहीं है। आप बोल सकते हैं कि वहां से मुझे जो सही, मैं जैसे ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, किसी बिना किसी पूर्वाग्रह, तो कई बार मुझे राजीव सरदेसाई बहुत अच्छे लगते हैं, कई मामलों में मुझे ये रवीश कुमार हैं वो अच्छे लगते हैं, कई मामलों में मुझे अर्णब गोस्वामी भी अच्छे लगते हैं। किसी मुद्दे को हाईलाइट करने में, तेजी से उठाने में, एनर्जी के साथ उठाने में अर्णब गोस्वामी की भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट उनकी भूमिका होती है। तो कई बार मुझे वो भी अच्छे लगते हैं, कई बार मुझे सुधीर चौधरी भी अच्छे लगते हैं, कई बार मुद्दों को जिस तरह से वो एनालिसिस करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसा माने आप इस तरह से रहिए ना कि भाई अच्छाई का आप समर्थक हैं, किसी व्यक्ति का समर्थक नहीं है, किसी सोच का समर्थक आप नहीं है। तो यहां पर फिर वो 15-20 मिनट का जो टाइम आपको मिला हुआ है, आप जो CAA के ऊपर आपकी जो ओरिजिनल थॉट है वो बताने का नहीं है। आप वहां पे ध्यान रखिए, एक अधिकारी के रूप में हैं आप, और अधिकारी के रूप में आप मुख्य धारा के साथ हैं, मेन जो स्ट्रीम है उसके साथ हैं। आप किसी भी एक्सट्रीम जो लेफ्ट एंड राइट के साथ आप नहीं हो सकते। मुख्य धारा की चीज़ों का, अच्छाई को आप पसंद करते हैं, आप न तो किसी व्यक्ति के साथ हैं,
किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, ना तो किसी विचारधारा को पसंद करते हैं। आप अच्छाई, क्योंकि अधिकारी के रूप में आपको अच्छाई को पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट विचारधारा भी रहेगा, राइट विचारधारा भी रहेगा, दोनों के दोनों रहेंगे। आप राइट के साथ जाते हैं तो लेफ्ट के साथ नहीं काम कर पाएंगे, लेफ्ट के साथ जाते हैं तो राइट के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप दोनों में अच्छाई के साथ रहेंगे तो आप लेफ्ट राइट दोनों के साथ काम कर पाएंगे, दोनों आपका इज्जत करेंगे। तो मेरी ओर से ये सुझाव ये है, अंतिम सुझाव आपके लिए ये है कि वो जो 20 मिनट का समय है, उस 20 मिनट के समय में आप वहाँ पर अपने दिल की सारी बातें ना बताएं, दिल में जो ओरिजिनल जो चीज़ें चल रही हैं वो सब नहीं बताएं, बस केवल काम की बात बताएं। मेरी ओर से इतना ही है आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए यही इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, फिर नई नई बातें करेंगे। धन्यवाद।